ये बात आपको पता है कि 14 तारीख को विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेंगे अशोक गहलोत साहब, क्योंकि इस समय उनको एक विधानसभा का सत्र है उसको बुलाने की सहमति मिल गई है। अब इस विश्वास मत वाले प्रोग्राम के अंदर क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है, उसके बारे के अंदर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, मगर एक चीज, सबसे बड़ी चीज वो भूल जाते हैं। वो चीज क्या भूल जाते हैं? वो अभी तक ये बता रहे हैं कि भाई विश्वास मत का प्रोग्राम होगा, गहलोत साहब के पास में ये नंबर है, पायलट साहब के पास ये नंबर है, बीजेपी के पास में ये नंबर है, गहलोत साहब किसी भी तरीके से वो निकाल लेंगे। मगर उसके अंदर भी अभी कई सारे पेच फंसे हुए हैं। 8 विधायकों का पेच फंसा हुआ है, बसपा के 6 और बीटीपी के 2। बसपा के 6 वाले जो विधायक हैं उनके ऊपर पार्टी व्हिप के उल्लंघन की एक बात हो सकती है। और अगर ये 6 बसपा वाले अगर हारे, क्योंकि ये सारे के सारे कांग्रेस के हाथ के निशान के ऊपर जीत कर नहीं आए थे, बसपा के ऊपर जीत के आए थे, और वहां पर री इलेक्शन होते हैं, तो इन 6 के अंदर से कम 4 तो जाएंगे, 2 और भी जा सकते हैं। यानी कि जो बीजेपी की पावर थोड़ी सी और बढ़ सकती है। उसी के साथ में आप ये सोचोगे कि सचिन पायलट के अगर ये जैसे 18 हैं या फिर 12 हैं या जितने भी हैं, ये अगर चले गए तो उसमें से कितने वापस आएंगे, तो उसके अंदर भी बीजेपी सेंध लगाएगी, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अब यहां पर एक बात, इतनी सारी बात तो सबको पता है, मगर एक बात भूल जाते हैं। विश्वास मत का प्रोग्राम होता है, मान लीजिए एक कार्यक्रम होता है जो मतलब कॉल किया जाता है उसको, और वहां पर सचिन पायलट के जो ग्रुप है वो सारे के सारे विश्वास मत के साथ समर्थन में अगर वोट दे देते हैं, तो आप उनके ऊपर एक्शन कैसे लोगे? आप एक्शन ले ही नहीं सकते संवैधानिक रूप से। तो उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर यह होगा कि वो यहीं पर रह जाएंगे, पार्टी के अंदर रह जाएंगे, और 6 महीने के अंदर दोबारा से ये कश्मकश चालू हो सकती है। अब ये जो कश्मकश है, यानी कि विरोधाभास है, ये विरोधाभास क्या है? ये विरोधाभास कांग्रेस को गिराने का नहीं, मुख्यमंत्री को बदलने का है। तो यहां पर 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, और वो अभी तक सभी पूरे कांग्रेस के अंदर, अगर कोई यूं सोच रहा है कि किसी को क्लियर नहीं है, तो आजकल सब कोई पढ़े लिखे होते हैं, 10वीं पास बच्चे को भी यह बात पता है कि सचिन पायलट ने ना तो अभी तक बीजेपी ज्वाइन करी है, ना ही उनके पास में, क्योंकि काफी पुराने नेता हैं उनके पास में, ना ही वो बीजेपी के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, उनका यह मकसद है कि जिस प्रकार से उनका जो मान सम्मान था, वो मान सम्मान नहीं दिया गया। विश्वेंद्र सिंह जी, जो वो तो 2 बार पहले भी कह चुके हैं कि उनको तो काम ही नहीं करने देते, उनका कोई इंस्ट्रक्शन कोई भी ऑफिसर नहीं मानता है, और ये सरेआम उन्होंने मंत्री रहते ही बोल दिया था। अब ये इतनी बड़ी बात अगर पहले से बोली हुई थी, आज की बोली हुई नहीं है, 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूं आपको, तो अगर 6 महीने पुराने से ही ये सब चीजें खुलेआम आ रही थी, मगर सचिन पायलट ने कभी भी इस बात का खुलासा नहीं किया था। पहली बार उन्होंने खुलासा तब किया जब उनको एसओजी का नोटिस मिल गया, देशद्रोह की धाराएं लग गई। अब इतनी बड़ी बात अगर हो जाती है और वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाती है, तो सामने तो आनी ही थी। तो वो सामने आई कि अशोक गहलोत साहब जो है वो सचिन पायलट को के पीछे अपनी पुलिस किस तरीके से लगा रहे हैं, वो भी अपनी ही पार्टी के अंदर, जबकि सामने वाली पार्टी यानी कि बीजेपी के ऊपर अशोक गहलोत साहब काफी मेहरबान है, और बीजेपी भी उनके ऊपर इतनी मेहरबान है कि उन्होंने अभी तक विश्वास मत के लिए कॉल ही नहीं किया है। यह बात भी, जैसे अगर यूं कह रहे हैं ना कि पूरा देश देख रहा है, तो पूरा देश यह भी देख रहा है कि बीजेपी कॉल नहीं कर रही है, किसी भी प्रकार से अशोक गहलोत साहब को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। विपक्ष की भूमिका जैसे सेंटर के अंदर राहुल गांधी जी बहुत अच्छी निभा रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं कि विपक्ष का यह काम होता है कि गवर्नमेंट के हर एक डिसीजन के ऊपर सवाल खड़े करना, और मौका मिलते ही विश्वास मत के लिए उनको कॉल कर देना। तो इन सब के चलते विश्वास मत होता है, और पायलट का ग्रुप अगर विश्वास मत के समर्थन के अंदर अगर वोट दे देता है, तो आप उनको नहीं निकाल सकते। दूसरी बात यह है कि अगर आप री इलेक्शंस के अंदर चले जाते हो, अगर कोई भी किसी प्रकार से अगर री इलेक्शंस की बात आ जाती है, तो उस समय आप ये सोचोगे कि जब बाई इलेक्शंस हुए थे, मतलब 2 सीटों के ऊपर दोबारा से चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने समर्थन दिया था। जो मंडावा की सीट थी और खीमसर की सीट थी, उसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से वोट्स बढ़े थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय जो वोटर था उसको पता था कि अब 5 साल जो है वो कांग्रेस की सरकार रहनी है, तो उसको वोट देने के अलावा उनके पास में कोई चारा नहीं था। और जो जितने भी लोकल वोटर्स होते हैं उनको पता है कि कल को हमारा काम करे पड़ेगा, तो किससे काम निकलवाएंगे, क्योंकि वोटर्स भी डेमोक्रेटिक होते हैं। दल बदलू अगर जैसे हम किसी को कहते हैं, तो ये गलत बात नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर दल बदलू होना एक अच्छी बात होती है, कि जिसका आपको अच्छा लगता है, कि जो आपके काम करवा सकता है, जो कि जन सामान्य के लिए अच्छा काम कर सकता है, जो करने की स्थिति में है, आपको उसको वोट देना चाहिए। तो डेमोक्रेसी के अंदर दल बदलना बहुत ही अच्छी बात है। और डेमोक्रेसी का मेन जो है फंक्शन ही यही होता है कि हमेशा, मतलब एक तो डेमोक्रेसी हो गई और एक परिवारवाद हो गया। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप हमेशा जो अच्छा
जो वो हो उसको आप वोट दें। तो मोनार्की के अंदर क्या होता है कि एक ही सत्ता रहती है और वो चीज मोनार्की होती है, वो डेमोक्रेसी नहीं होती। इसीलिए दल बदलने को जो है गलत नहीं मान सकते। अब यहां पर री इलेक्शंस हो जाते हैं तो कांग्रेस के अंदर मान लीजिए कि इन सारों के री इलेक्शन होते हैं, साथ ही के अंदर बसपा के भी री इलेक्शंस हो जाते हैं। तो इतने सारे वोटर्स को जब वोटर वोट करने जाएगा उस समय उसके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि 5 साल कांग्रेस ही रहनी है। उस समय उसके दिमाग में ये रहेगा कि कांग्रेस तो शायद चली गई। उसके समय ये भी रह सकता है कि शायद बीजेपी अब पावर के अंदर अभी आ जाए या फिर 6 महीने बाद आ जाए। और ये तो खैर रह ही सकता है कि अभी जो कांग्रेस जो चल रही है वो आगे भी कंटिन्यू कर जाए। मगर ये सारी के सारी जो फैक्टर्स हैं ये तो जाएंगे ही कांग्रेस के खिलाफ। साथ ही के अंदर अपना जो अंतर कलह है वो भी एक जो है ना फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। कुल मिला के राजस्थान के अंदर इस समय किसी भी प्रकार से ये दिखाई नहीं दे रहा, अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का अगर क्लैश खत्म नहीं हुआ, किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा कि जो गवर्नमेंट है वो 5 साल पूरा कर पाएगी। एक ही कंडीशन के अंदर कर सकती है, या तो अशोक गहलोत जो है वो मुख्यमंत्री पद से उतर जाएं और सचिन पायलट को बिठा दें, या फिर दोनों को ही पार्टी जो है केंद्र के अंदर बुला ले कि भाई इन दोनों नेताओं की वजह से बड़ा समस्या हो रही है, तो इन दोनों को ही केंद्र में बुला लेते हैं और यहां पर कोई दूसरा मुख्यमंत्री दे देते हैं। या तो सीपी जोशी दे सकते हैं या फिर जो डोटासरा है वो दे सकते हैं, क्योंकि सीपी जोशी जो है वो न्यूट्रल है। वो सचिन पायलट और जिस तरीके से उनका एक वीडियो आ गया है, पता पड़ रहा है कि वो किसी की तरफ नहीं है। और डोटासरा है वो जो है अशोक गहलोत के बहुत ज्यादा नजदीकी हैं। साथ ही के अंदर बीडी कल्ला साहब भी हो सकते हैं, रघु शर्मा जी भी हो सकते हैं, मगर ये बहुत ही सीनियर लोग हैं। अगर इनको इस प्रकार से अगर लाया जाता है तो अशोक गहलोत जी दोबारा से नहीं आ पाएंगे। फिर यही जो है जो लोग हैं वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में अशोक गहलोत जी का चैप्टर खत्म समझिए। यानी कि अशोक गहलोत जी रहने का एक ही तरीका हो सकता है, अगर उनको सेंटर में बुलाया जाए और यहाँ पे दूसरा बनाया जाए कि डोटासरा जी को बना दिया जाए, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो सचिन पायलट जी उनको बना दिया जाए, जिसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि जिस हिसाब से सचिन पायलट जी का ग्रुप अलग है उसी प्रकार से अशोक गहलोत जी के पास में भी कम से कम 40 MLA ऐसे हैं जो कि उनके लिए बहुत लॉयल हैं। और आप कहोगे 40 ही कैसे बोल रहे हो 80 के अंदर, तो बाकी जितने हैं वो दोनों पार्टियों में किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं। तो ये इस समय जो सिचुएशंस चल रही हैं ये सिचुएशंस आगे कंटिन्यू रहेगी, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अभी तक खेल से बिल्कुल बाहर बैठी है, वो मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, विपक्ष है या नहीं है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर उनकी भी एंट्री जब भी होएगी और वो बहुत ही तसल्लीदार तरीके से एंट्री उसके अंदर हो सकती है। तो 14 अगस्त के बाद के अंदर विश्वास मत हासिल करने वाली जो जगह है वहां पर क्या रह सकता है। अभी तक जो लोग बोल रहे हैं इसके पास इतने नंबर है, नंबर से कुछ नहीं है, क्योंकि पायलट को ग्रुप है वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो गहलोत के खिलाफ है। तो व्हिप जारी होएगी तो वो उसके समर्थन के अंदर दे देंगे, उनको आप निकाल ही नहीं पाओगे, फिर क्या करोगे।